बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज की पिटीशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम आप पेशावर स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसके तहत अगले माह यानी वो 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला जो है उनका इंतखाब कराया जाएगा, जिसके बाद फिर दूसरा मरहला मार्च में मुतवक्को है। इन इंतखाबात के लिए सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है, लेकिन जो रिवायती गेम गेमी है, जोश जज्बा है, वो हमें इन इंतखाबात में नज़र नहीं आ रहा है। उसकी शायद वजह यह है कि ये जो पहला मरहला है इसके ऊपर एक तलवार सी लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी जो है साथ साथ चल रहा है, जिसमें ये फैसला होगा कि जो 2 दर्जे है, ये 3 दर्जे या 3 टायर के जो इंतखाबात है, जैसे तहसील कौंसल है, नेबरहुड कौंसल है और विलेज कौंसल है, इनमें तहसील कौंसल सियासी बुनियादों पे कराने का ये फैसला हुआ था, जबकि ये दूसरे दर्जे है वो गैर जमाती बुनियादों पे कराने का फैसला हुआ था। लेकिन उसके खिलाफ अपोजिशन हाई कोर्ट में गई और फैसला उनके हक में हुआ। हाई कोर्ट ने यह गैर कानूनी करार दिया। फिर ये हुआ कि सूबाई हुकूमत ने उसके फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया और अब वो जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। एक उसकी समात हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई अभी नोटिस जारी हुए है फ़रीक़ैन को। तो अभी अगले दिनों में अब जबकि तकरीबन 2-3 हफ्ते इलेक्शन में भी रहते हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से जो है ना उसका फ़ैसला आना है, तो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस पे आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा भी कुछ जो सूबे के इशूज़ हैं उन पे भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 2 मेहमानों को दावत दी है। मेरे दोनों मेहमान सीनियर सहाफ़ी हैं। जनाब तारिक आफाक साहब पेशावर में समा टीवी के ब्यूरो चीफ़ हैं। हमारे दूसरे मेहमान जनाब फ़िदा खटक साहब, ये भी ब्यूरो चीफ़ हैं पेशावर में नई बात अखबार और जो न्यू टीवी है उनके। आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। तारिक साहब, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया कि एक तलवार सी लटक रही है बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर, तो ये आखिर में जब तकरीबन 2-3 हफ्ते रहते हैं तो ये सारा मामला अचानक से जो है ना तेज़ हुआ। तो इससे कुछ ऐसे भी मतलब लोग एक किस्म की राय देते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं कि सूबाई हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है इंतखाबात में। आप क्या कहते हैं? देखिए रिफत साहब, बहुत शुक्रिया पहले आपका। सबसे पहले बात तो ये थी कि हमेशा से देखें बल्दियाती जो इंतखाबात थे या इलेक्शन, तो ये एक आपका एक जमहूरी ज़रूरत होती है जी, क्योंकि आपका आइन जो ना 140 जो ना है, तो उसके तहत तमाम सूबे पे ये लागू है और ये उनके लिए लाजमी है कि वो एक बल्दियाती ढांचा जो ना खड़ा करेंगे अपने सूबों में, और वहाँ पे मालियाती इख्तियारात भी और इंतज़ामी इख्तियारात भी निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए, ताकि आवाम जो ना उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। अब और ख़ान साहब जो है वो भी बड़े शदोमत के साथ बल्दियाती जो निज़ाम है इसके वो हामी बड़े नज़र दावे आते रहे हैं, करते थे बड़े वो, दावे तो करते बड़े, रहे हाँ हैं। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा है कि जब यहाँ पे बल्दियाती इदारे हमारे यहाँ पे तहलील हो गए थे और वो अपनी मुद्दत पूरी कर गए थे और उसके बाद फिर उनको तहलील कर दिया गया, तो उसके बाद से सूबाई हुकूमत जो ना वो ज़्यादा संजीदा भी नज़र नहीं आ रही थी और ज़्यादा जो ना वो इसमें दिलचस्पी भी नहीं ले रही थी कि फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते और फिर आवाम को जो ना उनका हक भी मिल जाता और ये जो जमहूरियत के समरात होते हैं वो निचली सतह तक आवाम को मिल जाते। तो इसी वो रिलेक्टेंट रही, तजब्जुब का ये दौरान ही आपने देखा कि कई बरसों पे फिर मुहित रहा और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चले गए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको, यानी आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे के तौर पर जब ये बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हो गए थे, तो उसमें भी फिर कानून साजी उन्होंने ऐसी कर ली थी कि जो उसमें जो ना बहुत ज़्यादा लिकुनास थी और बहुत ज़्यादा जो ना वो खामियाँ थी, उन्होंने दानिस्ता तौर पर छोड़ी थी कि इन कानूनी मुशगाफियों का सहारा मिल के वो बल्दियाती इलेक्शन मौखर कर लेंगे और इसके आड़ में जो ना इनको वक्त मिल जाएगा। जब इनको पता चल गया था कि अब तो कोई चारा बाकी नहीं रहा और मजबूरन इन्होंने अब इलेक्शन कराने हैं, तो फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया था, कैबिनेट बैठ गई और उन्होंने जो बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि एक तो 2 मराहिल में जो ना इंतखाबात होंगे और जो नेबरहुड और विलेज कौंसल वाला मरहला होगा जी, तो उसमें जो ना ये गैर जुमाती बुनियादों पे होगा। बिल्कुल। तो ये इंतखाबात चूँकि जुमाती बुनियादों पे नहीं होंगे,
लेकिन उससे अगला जो मरहला होगा मेयर का, तहसील मेयर का, और तो उन्होंने कहा था कि ये जो ना अब ये होगा जुमाती बुनियादों पे, तो फिर वहाँ पे सियासी जुमातें मैदान में आएंगी। अब मेरे ख्याल से जो ना, जो मेरी ज़ाती राय है, अब मेरे ख्याल से ये तसव्वुर जो था या इनकी ये कोशिश जो ना, ये बेसिकली देखिए जमहूरी जो हमारे अक़दार होती है ना, वो उससे मुतसादिम थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि यही जमहूरियत की नसर बेशक जो है ना, ज़ियाउल हक़ का दौर जो है एक आमिराना दौर था और बड़ा इस्तिबदादी दौर गुजरा है हमारी उसमें सियासी तारीख़ में, लेकिन उस वक्त भी जो बल्दियाती निज़ाम था, तो आज जितनी भी आप पॉलिटिशियन देख रहे हैं हमारे कौमी असम्बली में हैं या कौमी सतह पे हमारे जो है सियासतदान या सूबाई सतह पे आप देख रहे हैं, ये सब के सब उसी नसरी से निकले थे। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। इसीलिए जो ना, जब एक मरतबा हेयरिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने बल्दियाती जो उसमें पंजाब में बल्दियाती इदारों की अदम बहाली के हवाले से जो ना, जब मामला चले गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा था कि ये जो ना, ये जमहूरियत का कत्ल है। ठीक है ना, ये जमहूरियत का कत्ल है। तो जब आप जमहूरियत का कत्ल इस तरीके से करते हैं कि उसके समरात नीचे ना जाएँ, लोग उससे मुस्तफ़ीद ना हो, तो शुरू दिन से जो ना हुकूमत की नीयत ठीक नहीं थी। अब उसके बाद जब दीगर सियासी जुमातें चली गई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उनको जो ना, जो सूबाई हुकूमत थी उनको राय दी थी और उनको ये कह दिया था कि आप गैर जुमाती बुनियादों पर नहीं बल्कि जुमाती बुनियाद पर आप इलेक्शन करेंगे, नेबरहुड हो, विलेज कौंसल हो या ऊपर मेयर की का जो इलेक्शन हो। तो उसके बाद से फिर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया था कि हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन चैलेंज करने में भी आपने देखा कि फिर उन्होंने वक्त लगा लिया था। इस दौरान जो ना इंतखाबी अमल वो जारी भी रहा, कागजाती नामजदगी का इजरा भी हो गया था, लोगों ने कागजाती नामजदगी जमा भी करा दिए थे, जांच पड़ताल भी हो गई थी, लिस्ट भी आ गई। अब उसके बाद से जो ना, ये फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को जब इब्तिदाई समाअत थी, तो उसमें उन्होंने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अब कल इसमें जो ना हो रही है समाअत जी, ये जवाब अभी अपने उसमें जो ना इब्तिदाइया में या इंट्रो में आपने बात कही दी थी कि गैर यकीनी सूरत हाल है और अब भी जो ना उस पर ये शुकूक व शुबहात की जो तलवार लटक रही है, उसकी बुनियादी वजह भी है। अब अगर कल जो ना सुप्रीम कोर्ट सूबाई हुकूमत को डायरेक्ट करती है, ये बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल, ये बात कि अगर वो सूबाई हुकूमत को डायरेक्ट करती है कि जी आप चले जाएं और आप इसको जो ना अमेंड कर लें अपने उसको एक्ट को, और उसमें जो ना आप निचली सतह पर भी नेबरहुड और विलेज काउंसिल में भी जो ना आप जुमाती बुनियादों पर, क्योंकि कानूनी में जो ना ये अमेंडमेंट करेंगे। बिल्कुल, तो उसके लिए जाहिर है कि वो सूबाई हुकूमत ये कह चुकी है कि फिर हमें 3 महीने चाहिए उसके लिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इंतखाबात तो फिर मुलतवी हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। फ़ैदा खटक साहब, तारिक साहब भी ये कह रहे हैं कि संजीदगी नहीं थी हुकूमत की, यानी वो नहीं चाहती थी कि इंतखाबात हो। पहले तो ये जो है ना ऑलरेडी 2 साल की ताख़ीर से हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं, आप इत्तेफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया रिफत साहब। जैसा कि आपने ख़ुद कहा और तारिक आफाक साहब ने कहा, ये इंतखाबात पे ऑलरेडी जो है 2 साल इसमें ताख़ीर हो चुकी है, और ये अपोजिशन की उस पर रिक्विजिशन पे हो रहे हैं एक तरह कि वो अदालत गई है और अदालत ने कहा कि उसको हुकूमत को हुक्म दिया कि आप ये इंतखाबात करें। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी हमारे सियासी निज़ाम जो है या हमारी सियासी जुमातें जो हैं उनके किरदार पे यहाँ पे बड़े सवालात उठते हैं। यही सियासी पार्टियाँ जब अपोजिशन में होती है तो ये बड़े शदोमत से बेसिक डेमोक्रेसी यानी ये जो बल्दियाती सिस्टम है इसकी हामी होती है और बड़े बढ़ चढ़ कर इसकी हिमायत में ये बोलते हैं। लेकिन यही जुमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो ये नहीं चाहती कि ये सिस्टम जो है कड़ा हो जाए। देखिए अब PTI का हमारे सामने है, उसकी मिसाल हमारे सामने है, जो कि इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा हामी थे बल्दियाती इंतखाबात के या बल्दियाती निज़ाम के, और ये सिस्टम जो है बेसिकली है भी आवाम के लिए और बहुत फ़ायदेमंद रहा है। आपने देखा, हमने मुशर्रफ का जो बल्दियाती सिस्टम था, जिस तरह तारिक आफाक ने कहा कि यही नर्सरी है हमारे सियासत के। मुशर्रफ के सियासी निज़ाम बल्दियाती निज़ाम से जो नाज़िमीन उस वक्त मुंतखब हुए थे वो सारे के सारे तकरीबन 90% हमारे जो है MPAs और MNAs आज हमारे सामने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है सियासी जुमातों का। दूसरा मैं कहूँगा कि ये जो बल्दियाती मौजूदा सेटअप है, अब हर हुकूमत जब भी कोई हुकूमत आती है वो इस बल्दियाती निज़ाम को अपने ख्वाहिश के मुताबिक या अपने
फ़ायदे के लिए इसको इसमें तरमीम करती है, इसको तोड़ मरोड़ के जो है बनाया जाता है। ये अभी मौजूदा हुकूमत ने, ये जब 2013 में इनकी हुकूमत आई थी तो वो वाला जो निज़ाम था उसमें तो ये ज़िला कौंसिल भी था। हाँ हाँ अभी दोबारा से, हालांकि उसके बारे में भी खान साहब बहुत बड़े दावे करते थे कि ये तो ऐसा निज़ाम है, लेकिन फिर खुद ही उसमें तब्दीली ये ले आए हैं बिल्कुल। ना। अब ये मौजूदा जो सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रिक्ट का तस्वर ख़त्म कर दिया गया और सिटी मेयर या सिटी या तहसील चेयरमैन का जो सेटअप बनाया गया, विलेज कौंसल का, नेबरहुड कौंसल का, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन गया है कि तहसील नाज़िम आपका बराह रास्त मुंतखब होता है बिल्कुल। और जो तहसील कौंसल होती है वो आवाम के वोटों से एक इलेक्टोरल प्रोसेस से होकर वहाँ बनती है। लेकिन तहसील नाज़िम जो है वो इतना खुद मुख्तार होता है कि तहसील कौंसिल जो है उसके खिलाफ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पेश ही नहीं कर सकती, उसको हटा ही नहीं सकती। उसके हटाने का अख्तियार तहसील कौंसिल के पास नहीं है। बाकी इसकी जो माली मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो इसी मौजू पे मजीद जो है अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। फिदा खटक साहब, ये जो एक्ट है, ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019, ये बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। इसमें वोट डालने के लिए भी जो है ना, यानी जो 3 काउंसलरों को आप, जनरल काउंसलर जो है वो एक ही वक्त पे आप वोट डालते हैं। थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें कि इसमें क्या क्या फ्लाज हैं। देखें, इस सिस्टम में जो है वो डिस्ट्रिक्ट निजामत का या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का वो ख़त्म हो वो गया। तो ख़त्म हो गया। अब जो है तहसील की सतह पर या उसकी सतह पर वो होगी, ये सिस्टम होगा। अब केपी के जो 7 डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, इस तरह पेशावर हो गया, कोहाट सिटी, पेशावर सिटी, बनू सिटी, डीआई खान सिटी, एबटाबाद सिटी, मर्दान सिटी जी जी, और सैदू शरीफ का जो सदर मकाम है उसका स्वात मिंगोरा, और इसी तरह और डिविजनल सतह पे जो सदर मकामात हैं वहाँ पे होगा सिटी मेयर। बाकी सारे जो हैं वो तहसील चेयरमैन होंगे। अब विलेज काउंसिल की सतह पे भी जो है, जो वहाँ पे 7 काउंसलर का इंतखाब होगा। 3 जनरल होंगे, एक खातून होगी, एक किसान, एक यूथ और एक जो है अकलियत का होगा। इस तरह 7 मेंबर्स का जो है वो विलेज काउंसिल होगा। और इसमें जो हाईएस्ट वोटर टेकर है वो उसका विलेज काउंसिल का चेयरमैन होगा, जो कि साथ ही फिर तहसील काउंसिल में जाएगा, वहाँ पे भी उसका रुकन भी होगा। अब यहाँ पे सिस्टम देखें ना, सिस्टम कितना कंफ्यूजिंग है कि तहसील चेयरमैन का इंतखाब ये मेंबर्स होंगे, तहसील काउंसिल के मेंबर्स होंगे, लेकिन ये उनका इंतखाब नहीं करेंगे, वो बराह रास्त वोटों से होगा। सिटी मेयर की बात कर रहे हैं। होगा। अब एक सवाल ये भी जो है उठाते हैं, इस पे नाकीदीन इस पे ये भी तनकीद करते हैं कि ये बल्दियाती सिस्टम जो है ये काफ़ी कमज़ोर है पिछले बनिस्बत जो जनरल मुशर्रफ का जो बल्दियाती सिस्टम था उसकी निस्बत, क्योंकि इसमें जो आपका तहसील चेयरमैन होगा या जो सिटी मेयर है उसके इख्तियारात इतने नहीं है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कोई पावर ही नहीं है। अच्छा, वो आपके किसी महकमे पे या किसी महकमे के हेड कोई भी उसको जवाब दे नहीं है। उसमें उसकी जो फाइनेंशियल जो है इख्तियारात है बजट में, बजट के इस्तेमाल के, वो इख्तियारात भी पहले जो थे 30% थे, अब जो है उस पर कट लगा के उसको 20% कर दिया गया। उसका सारा ही काम क्या है, उसको जो है आपके पब्लिक हेल्थ के नीचे जो ट्यूबवेल्स हैं, जो पानी का जो निज़ाम है, जो सफाई का जो निज़ाम है, और जो बहबूदी आबादी और सोशल वेलफेयर के जो थोड़े बहुत काम है, दस्तकारी सेंटर और फलाना, ये चीज़ें जो हैं
इसके अंडर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके इख्तियारात पे भी काफ़ी कट लगाया गया। एक और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इस सिस्टम का जो सबसे कंफ्यूजिंग नुक्ता है वो ये है कि अभी अगर ये उस पर जुमाती बुनियादों पे नीचे इलेक्शन होते हैं विलेज कौंसल और नेबरहुड कौंसल के, तो जाहिर है पार्टी का निशान एक ही होगा जो भी टिकट जारी करती है। 7 बंदों को पार्टी टिकट जारी कर सकती है। अब एक वोटर जो है वो तो किसान को भी एक ही काउंसलर है, उसको वोट डाल देगा, खातून को भी वोट डाल देगा, अकलियत को भी डाल देगा और यूथ को भी डाल देगा। अब यहाँ पे जनरल काउंसलर जो है 3 है। अब वो यहाँ पे वो तीनों में से सिर्फ एक को वोट डालेगा, 2 को नहीं डाल सकता। तो इसमें अगर आप देखें, या तो एक पार्टी इतनी बड़ी मजबूत हो, उसका वोट बैंक इतना बहुत ज़्यादा हो कि वो अपने सारे मतलब एक एक वोट डालने के बावजूद अपने तीनों काउंसलर को वहाँ से कामयाब कराएं। अदरवाइज जो है इसका फ़ायदा जो है उन पार्टियों को होगा जिनके उम्मीदवार जनरल काउंसिल पे एक हो या 2 हो, या फिर आज़ाद उम्मीदवार। ये मेरी अपनी राय है कि वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग उसमें एक सूरत हाल है। तारिक साहब, जैसे फतेह खटक साहब ने कहा कि पिछले के मुकाबले में ये जो 2019 का एक्ट है, ये जो निज़ाम है, ये बहुत कमज़ोर है। हालांकि जो पिछला 2013 में वाला निज़ाम था उसको जब ख़त्म किया गया, ये जब लाया गया, तो ये सूबाई हुकूमत PTI की तो बड़े दावे करती थी कि अब हम ये एक बड़ा मौसर और स्ट्रॉन्ग निज़ाम लाए हैं, जबकि ग्राउंड की सूरत हाल ये है। देखिए रिफत साहब, PTI का जो ना सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ कि बदकिस्मती हमारी जो ना ये है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, और ना इनकी पॉलिसियों के अंदर जो ना आपको कोई विजन, तदब्बर, हिकमत नज़र आ सकती है। इसी तरह जो ना आपने देखा होगा कि जैसे हमारा MTI सिस्टम बाहर के सिस्टम को देख के जो ना एक हिस्सा यहाँ से उठा लिया, एक हिस्सा वहाँ से उठा लिया और एक चीज़ बना के जो ना आपके हवाले कर दी। इस पे जो ना कोई उन्होंने होमवर्क नहीं किया था कि आपके मारूज़ी हक़ाइक़ क्या है, आपके ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। इसी तरह आप बल्दियाती निज़ाम देख लें, अच्छा भला ठीक ठाक निज़ाम एक चल रहा था जिसमें जो ना ज़मीन के पास इख्तियारात भी थे, माली इख्तियारात भी थे, इंतज़ामी इख्तियारात भी थे, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी उनके उसमें थी, उनके अंडर थी। तो उस चीज़ को उठा के एक ऐसा चीज़ और किसी चीज़ अब ये लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ना सर हैं ना पाँव हैं। तो इसमें जो ना पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब मिसाल के तौर पर एक जगह पे जो ना एक नेबरहुड है, अब वहाँ पे जो ना मिसाल के तौर पर 30 जो ना उम्मीदवार खड़े हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप बैलेट पेपर जो आप छापेंगे, जी बिल्कुल, वो कितने सफ़ात पे मुश्तमिल होगा? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 तो जो ना 3 जनरल कौंसिल तो सिर्फ एक पार्टी जो ना वो करेगी ना अपना, 7 उम्मीदवार एक वो करेगी, एक पार्टी जो ना उसके 7 उम्मीदवार होंगे। ठीक है, तो आप उसमें कितनी जुमातें होंगी? अब मिसाल के तौर पर एक जगह पे जो ना आज़ाद कितने होंगे? ठीक है, एक जगह पे जो ना 5 सियासी जुमातें जो ना इलेक्शन लड़ रही हैं, इसके अलावा जो ना फिर आज़ाद उम्मीदवार भी, तो वो तो आप थीसिस लिखेंगे फिर उसमें। तो इस चीज़ को जो ना इंतहाई दुश्वार, इंतहाई मुश्किल, पेचीदा, असल में इनका तो ये ख्याल था कि इस किस्म की जो कानूनी पेचीदगियाँ होंगी वो उनका सहारा लेके उनको वक्त मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ मुसलत कर दी इन पे कि आपने ये इलेक्शन करना है। अभी आप कह रहे थे कि ये कम से कम 3 महीने जो ना, मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने नहीं, 6 महीने में भी ये नहीं हो सकेगा। ये तो ठीक है, कमरान बंगश कह चुके हैं, लेकिन जब एक दफा मुलतवी हो गए तो फिर तो मैं आपको बताता बहुत हूँ मुश्किल है। इनका तरीका क्या होगा। यही है, इनका तरीका ये होगा कि ये कैबिनेट में लेके आएंगे, बिल्कुल, तो कैबिनेट में आने से पहले जो ना वो दोबारा भेजेंगे, जो है उसका मदर जो डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट, उसके पास भेजेंगे कि जी ड्राफ्ट बना के फिर भेज दें हमें। उसमें आपका वक्त लग जाएगा। फिर ये कैबिनेट के उस पर एजेंडे पे जब आएगा, उसमें आपके 2-3 महीने गुजर जाएंगे। फिर उसमें से जो है कोई कानूनी नुक्ता निकाल के ये लॉ डिपार्टमेंट को भेज देंगे। ठीक है कि जी इसमें जो है हमें अपनी इसकी लीगल वेटिज हमने करनी है। इसी किस्म के सहारे लेके ये मुलतवी कराएंगे, और कम अज़ कम इसमें जो जब मुलतवी जब यह इलेक्शन होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा 6 महीने में जो आप ये इलेक्शन कर पाएंगे। इस हुकूमत में मुश्किल लग रहा है फिर मुझे। ठीक है, और फिर जिस तरीके से आपके इस वक्त जो आपका सियासी मंजरनामा इस वक्त, उसमें जिस तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो उसको देखते हुए ये तो मुझे फिर पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इस हुकूमत के होते हुए जो ना ये इलेक्शन हो पाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इनको ये कहती हैं कि जी ठीक है, जो हाई कोर्ट का फैसला है उसी को हम बरकरार रखते हैं, आप इसी तरह इलेक्शन कर लें, अच्छा, ठीक है, उस सूरत
असल में इनका नहीं, वो तो नहीं कर सकते। अगर वो फैसला बरकरार रखते हैं, हाँ, फिर तो एक्ट में तब्दीली होगी ना, एक में तब्दीली, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ना, एक में तब्दीली होगी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। या अगर जो ना सुप्रीम कोर्ट कह देती कि नहीं जी बस आप गैर जुमाती बुनियादों पे कर लें, एक हिस्सा जो ना गैर जुमाती बुनियादों पे कर ले, दूसरा मरहला आप बेशक जुमाती बुनियादों पर भी कर लें, सही। तो फिर वो मेरे ख्याल से जो आपकी जो वो जो जमहूरी सोच है ना, फिर उसके खिलाफ है। बिल्कुल। आप क्यों नहीं देना चाह रहे उसको जो ना जुमातों को, ठीक है, कि निचली सतह पे जाके वो अपने उसका नामजद कर ले अपने उम्मीदवार को। मेरा सवाल भी है कि ये क्यों इन्होंने इस तरह का असल में फैसला किया था? मसला ये था, इन्होंने क्यों किया, इन्होंने इसलिए किया था कि जो इसकी अब देखिए मुल्क में तो इनके 3.5 साल हो गए, बल्कि पौने 4 साल हो गए जी, लेकिन हमारे सूबे में तो इनका 8वां साल जारी है। 8वां साल है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब 8 सालों में जो ना एक बीआरटी के मुतनाज़ मंसूबे के सिवा मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दें जिसके बारे में हम कह सकें कि जी ये जो है पीटीआई गवर्नमेंट की कारकर्दगी है। ठीक है, आप भी जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, फिदा साहब भी जर्नलिस्ट है आपके पास खाते में कोई ऐसी चीज़ कि जिसमें हम कह सकें कि जी ये पीटीआई का बड़ा कारनामा है? ये बस स्वात मोटरवे बनी है, लेकिन वो भी जो है ना, यकीनन स्वात मोटरवे बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्वात मोटरवे आप उस पर बहस नहीं करते कि स्वात मोटरवे किस तरीके से बनी है, उसके पीछे जो ना पसी पर्दा मुहर्रिकात क्या थे, किनको खुश करने के लिए कमीशन क्या थी उसमें, ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों पे नहीं जाते हम। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो इनकी कारकर्दगी है वो तो सामने सबके, अब हर बंदा जो ना महंगाई का सताया हुआ है। बिल्कुल। अब इस सूरत हाल में आपने उसकी एक झलक जो कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन तो उसमें आपने देख ली। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब इनको खदशा है कि हम आवाम में, अब आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बहुत सारे लोग जो है ना पीटीआई के अपने, वो टिकट लेने नहीं चाह रहे हैं। मैं विलेज काउंसिल और उसकी बात कर रहा हूँ, नेबरहुड की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। एक मेरे अपने करीबी रिश्तेदार जो है ना, मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार है, एक मिनिस्टर साहब ने मुझे कह दिया था कि आपका रिश्तेदार इसको कह दे कि खड़ा हो जाए। मैंने उसको कहा कि यार खड़े हो जाओ पीटे, उसने कहा यार अभी इलाके में जो है 2 बंदे इज्जत करते हैं, फिर उसके बाद इज्जत भी नहीं रहेगी। ठीक है, ये सूरत हाल। दूसरी जगह पे आप देखें कि जहाँ पे मेयर की बात आ गई, वहाँ पे टिकटों की तकसीम आप देख लें तो पार्टी जो ना उसमें इख्तिलाफात भी हैं बहुत सारा। अभी आप पिशावर की मैं आपको मिसाल बिजनेसमैन को टिकट दिया है। अब पिशावर में आप देखें जिस तरह तरीके से कहा जाता था किसी ज़माने में कि जहांगीर तरीन साहब जो है ना ये उनके एटीएम है। बिल्कुल ठीक है ना। तो तारिक साहब, मैं इस सवाल पे, ये मेरे पास है, ये मैं इस पे बाद में आऊँगा। उससे पहले मैं फिदा खटक साहब आपसे, ये जो तारिक साहब ने कहा कि ये जो 2 दर्जे है विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल, वो इस वजह से पीटीआई हुकूमत उस पर जमाती बुनियादों पर नहीं करा रही है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, क्या यही बात है? मतलब आप देखें, इसमें थोड़ी सी वजाहत कर लूँ। देखिए इनका असल में उन्होंने क्या मनसूबाबंदी की थी। उन्होंने ये कहा था कि जब आप गैर जुमाती बुनियादों पे करेंगे, जो लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्ट होकर आएंगे उनको पार्टी में शामिल करेंगे जी। और इस तरह ये हम कहेंगे कि जी बल्दियाती इलेक्शन हमने जीत लिया। एग्जैक्टली। देखें, अगर हम ओवरऑल तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 8 साल कारकर्दगी और खुसूसन ये जो 3 साल 3.5 साल की कारकर्दगी, अभी जो हालात हैं मुल्क में चल रहे हैं, जो महंगाई है, उससे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बंदा जो है, खुसूसन गरीब निचले तबके का जो बंदा है, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बिल्कुल। तो ये हालात, इन हालात में इलेक्शन मेरे ख्याल में किसी भी सियासी पार्टी को या किसी भी हुकूमत को सूट नहीं करती। उस लिहाज से अगर वो चाहती है कि मैं इसमें कोई कामयाबी हासिल करूँ, तो इस सूरत हाल से निकलने का वाहिद यही एक ज़रिया था कि इसको आप गैर जुमाती बुनियादों पर करा दें। देखो, तहसील लेवल का तो एक इलेक्शन है एमपीए जैसा, वो इलेक्शन बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। और हमारे मुल्क में जो राइज तरीक़ाकार है जिसके तहत इलेक्शन होते हैं, जिसमें पैसे का इस्तेमाल जिस तरह होता है, जिस तरह बड़े बड़े सरमायादार उसमें इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है ना। आपने अब जिक्र भी किया कि कैसे कैसे बंदों को जो है वो पीटीआई ने टिकट दिए अपने नजरियाती लोगों को छोड़कर। तो वो इलेक्शन को तो छोड़ो, वो तो इलेक्शन का असल रूह के खिलाफ है। असल रूह तो आपका जो है बेसिक डेमोक्रेसी जो है यही बल्दियाती इंतखाबात है। यहीं से आपकी पार्टी का और आपकी निचली सतह पर जो आपकी तंजीम साजी है उसका पता चलता है। तो निचली सतह पे जब आप लोग आज़ाद लोगों की फौज लेके आएंगे तो जाहिर है वो कहाँ जाएंगे। वो तो हमारे मुल्क में यही होता है कि हुकूमती पार्टी में जाते हैं सब लोग। तो हुकूमत ये इस तरह कह सकेगी कि भाई देखो, हमें आज भी एक वो हासिल है, मकबूलियत हासिल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से जो है इस बात पे राज़ी थी और या राज़ी होगी। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तारिक आफाक साहब ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है शायद
उनको जमाती बुनियादों पे इलेक्शन कराने का कह दे और ये फिर एक लंबे प्रोसेस में चला डिले हो जाए और 6 महीने या 8 महीने या जिस तरह आपने कहा कि शायद हो ही ना हो। मुश्किल लगता है। लेकिन मेरी सोच इससे अलग है थोड़ी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन पोस्टपोन की तरफ जाने को नहीं जाने देगी। अच्छा, हो सकता है शायद ये हो कि इलेक्शन इसी तरह हो कि निचले लेवल पे जो है गैर जमाती बुनियादों पे हो और तहसील लेवल पे जो है जमाती बुनियादों पे इलेक्शन हो। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ कि ये इलेक्शन ना हो अगर उनको ये मौका ना दिया गया। जिस तरह बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे लोग, खुसूसन नौजवान, और हमारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें पहली दफ़ा जो है ये इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियाती, और वहाँ पे लोगों में बहुत जोश व खरोश है क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ है। तो मेरे ख्याल में नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। इलेक्शन हो जाएंगे, थोड़ी बहुत उसमें अगर कुछ गुंजाइश निकलती है, लेकिन इलेक्शन मेरे ख्याल में हो जाएंगे। अच्छा, अल्लाह करे कि हो जाए, क्योंकि ये जो जमहूरी अमल है इसको बंद नहीं होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं तारिक साहब। ये जो हम देख रहे हैं, आप खुद भी जो है ना सहाफ़ी है, जाते रहते हैं, फिदा खटक साहब भी आपको रिपोर्ट भी करते हैं, आपके जो रिपोर्टर्स भी, तो वो जो गहमी है वो तो ज़ाहिर है कि इस इलेक्शन में हम नहीं देख रहे हैं। तो यही वजह है कि वो एक तलवार लटक रही है गैर देखिए यकीनी। इसके दो वो हैं। एक तो ये कि एक तो अभी तक वो गैर यकीनी सूरत हाल है, जो उम्मीदवार हैं उनको भी पता नहीं है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, तो उन्होंने उस तरीके से अभी काम नहीं शुरू किया। जी, ठीक है, जब ये इस बात का फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन होने या नहीं होने, उसके बाद से जो ना गहमा गहमी यकीनन बढ़ेगी। अभी तक तो तमाम सियासी जमातें भी जो ना वो फिर उनके उम्मीदवार वो भी इसी शशोपंज में है कि जी अब इलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो फिर वो जो ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही फिर अपने उसको जो सरगर्मियाँ उनको उसमें वो तेज़ी लाएंगे, या अगर नहीं होते तो फिर आराम से बैठ जाएंगे तमाम लोग। तो दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे इस वक्त लोग वो महंगाई से, इस हुकूमत की कारकर्दगी देखकर वो इतने तंग आ चुके हैं अब कि उनकी दिलचस्पी जो ना इंतखाबी अमल में ख़त्म हो गई है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ ये बड़ा, आप कह सकते हैं बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए भी और जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनके लिए भी, कि वो अगर बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकते तो इस निज़ाम पर से लोगों के एतमाद उठ जाएगा। और जब अगर इस एतमाद अगर वो इस निज़ाम से उठता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़े ख़तरे की घंटी होगी। इस पर मेरे ख्याल से अभी से सोचना चाहिए, और फिर इस बल्दियाती इलेक्शन में हम देख भी लेंगे, इसका जो टर्न आउट होगा उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि या तो फिर दो इम्कानात ही हो सकते हैं, या तो लोग जो ना मुकम्मल तौर पे अपने घरों में बैठ कर बाहर नहीं निकलेंगे, या इन मुमकिन है कि लोग जो ना बड़े वसी पैमाने पे निकलें और वो पीटीआई की कारकर्दगी के अगेंस्ट अपने गुस्से के इजहार के लिए जो ना, अब कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपसे, यानी आप भी मेरे जो दूसरा बंदा है वो भी मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके साथ चूंकि मेरी दुश्मनी ज़्यादा होती है तो उसमें जो ना मैं उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ। तो ये भी हो सकता है कि वो जो ना जब इलेक्शन होगा तो उसमें फिर पता चल जाएगा। हाँ, सूबाई हुकूमत इसमें उनकी पूरी कोशिश होगी असरानंदाज होने की कि वो असरानंदाज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में एक ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप यहाँ से उन्होंने कर लिया था, और फिर एक दचका इनको लगा यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में, तो अब अपने आप को मज़ीद आवाम की नज़रों में भी और जो उनके ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको भी अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए ये कुछ ना कुछ जो है ना ये अपने तौर पे करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही है कि जी वज़रा को, MNAs MPs को जो ना रोक लिया जाए कि वो अपने इलाकों में जाकर अपने हलकों में वो तरक्याती कामों का वो ना कर सके। जो आपके गवर्नर साहब थे उनका पता ही नहीं चल रहा था, अभी वो भी सरगर्म है। ठीक है, मुझे ये भी इतलात मिली है कि वो आप हर उसमें जो ना यूनियन कौंसिल की सतह पे उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए वहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, हाँ, और वहाँ पे जो ना वो तरक्याती काम भी हो रहे हैं, कहीं पे कब्रिस्तान में जो ना जनाज़गाहें भी बन रही हैं और कभी मस्जिदें भी बन रही हैं। ये वज़ीर हाउस से या गवर्नर हाउस से? गवर्नर हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं उसकी मैं बात करूँ गवर्नर की, लेकिन गवर्नर को फंड कौन देता है? सही है, आपकी सूबाई हुकूमत ही देती है ना, बिल्कुल। तो उनके अखराजात मरकज से तो नहीं आते कि मरकज से आते हैं। तो इस किस्म की जब चीज़ें होंगी तो वो इलेक्शन से पहले उस पर असरअंदाज होने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फिदा खटक जी, आप बात करेंगे। मैं तारिक आफाक साहब ये जो बात कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा ये इजाफा करूंगा कि
ये पिछले महीने बल्कि एक इसी महीने में यहाँ पे दो बड़े इवेंट हुए हैं। एक तहरीक इंसाफ का यहाँ पे जलसा था, बिल्कुल। जिस तरह आपको पता है कि पेशावर की मेरे ख्याल में 11 MPAs उनके तहरीक इंसाफ के हैं, MNAs भी उनके हैं। एक तरह से 3 वज़रा भी थे, हाँ, गवर्नर भी था। हाँ, गवर्नर है, वज़रा भी है। उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा शो करने की कोशिश की और उसकी काफ़ी अरसे से तैयारी उन्होंने बिल्कुल। और पैसे भी काफ़ी खर्च किए, लेकिन हाजिरी क्या थी अवाम की? कुछ भी नहीं, बहुत ही मायूस कुन बड़ी थी। तंग सी जगह पे बहुत, वो- हाँ बिल्कुल, उधर भी लोग नहीं ला सके। बिल्कुल वो मजबूरी में उन्होंने तंग जगह का जो है चुनाव किया। उसके फौरन बाद मौलाना साहब जो है PDM वाले, उन्होंने वहाँ पे एक रैली निकालने की कोशिश की और उसका जो मौजू था, जो वो था महंगाई के खिलाफ। वो भी यानी बड़ा अट्रैक्ट होता, आम आदमी के दिल की आवाज़ थी, लेकिन लोग वहाँ पे उससे भी कम आए, PTI की उससे भी कम आए। तो जिस तरह तारिक साहब ने एक बात की, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लोगों का ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, कि लोगों का इस पॉलिटिकल सिस्टम पे एतमाद ही उठ जाए, ठीक है ना। अगर इस तरह अगर होता है तो ये तो बहुत बड़ा शाख होगा। ये बल्दियाती इंतखाबात जो है बहुत बड़े शाख का बायस बनेंगे कि लोग न जाएं या वोट न करें या उस तरह न करें या टर्न आउट उस तरह ना हो, तो हम मतलब कोलैप्स की तरफ जाएंगे। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है या ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पे जो है हुकूमत को, मतलब ये हुकूमत को एहसास भी है इन चीज़ों का। ज़ाहिर है जिस तरह हालात हैं, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह आम आदमी परेशान है, वो 2 वक्त की रोटी के लिए जिस तरह वो परेशान है, तो ये इसके नताइज तो होंगे। ये जिस तरह तारिक आफाक साहब ने कहा कि या तो लोग नहीं निकलेंगे या अगर निकलेंगे बतौर गुस्सा, बतौर नाराज़गी में निकलेंगे इस हुकूमत के खिलाफ, ठीक है ना। तो सूरत हाल बड़ी वाकई ये अलार्मिंग है। बड़ी आपने जो है ना, आप दोनों ने, ये बड़ी ख़तरनाक बात है वाकई जो है ना। अगर ये इस तरह है, ये तो इलेक्शन में ही मालूम होगा कि क्या सूरत हाल है। तारिक साहब, ये जो इसमें अभी टिकट की हम बात कर रहे थे कि जो टिकट जारी किए गए मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से अपने उम्मीदवारों को, ख़ासकर हम हुकूमती जमात की बात करेंगे, PTI जो कि अक्सर जो है ना मौरसी सियासत जो है ना वो उसकी, और फिर साथ में जो ये कि ये नौजवानों की जमात है, आम लोगों को टिकट देंगे। तो सिर्फ आप इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें। पेशावर का जो इन्होंने मेयर का टिकट जारी किया है, वो भी एक बड़ा मालदार बंदा है। रिफा साहब, ऐसे होता है कि सियासत में जो ना कुछ नारे बड़े खुशनुमा होते हैं, और ये इन खुशनुमा नारों की सबसे ज़्यादा भरमार जो है PTI क्या आपको मिलेगी कि खान साहब ने जो ना खुशनुमा नारा उठाया, उसको बुलंद किया, और इक़्तिदार में आने के बाद जो ना फिर उसके बरक्स और इसके अला रकम काम किया। अमली तौर पर उनके इक़दाम जो ना बिल्कुल उन खुशनुमा जो नारे थे और ऐलानात थे तारिक साहब, उनके ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। मैं नाजरीन ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो तारिक साहब यहीं से अपनी बात जारी रखेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। तारिक साहब, ब्रेक से पहले आप जो बात कर रहे थे कि जो टिकट दिए गए हैं PTI के, जिस तरह कि उसमें अमीर लोग हैं, नज़रियाती कारकुन नहीं है, तो आप इस पे बात करें। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि वो जो खुशनुमा नारों की मैं बात कर रहा था, उन खुशनुमा नारों में एक खुशनुमा नारा जो ना, ये मुरूसी सियासत का रद्द भी था कि खान साहब ने कहा था कि हम मुरूसी सियासत नहीं करेंगे और हम इसको जो है एलिमिनेट करेंगे। फिर आपने जनरल इलेक्शन में भी देख लिया कि यही वही मोरूसी सियासत पे ये चल पड़े थे, और अभी बल्दियाती इलेक्शन में भी आप देखें कि इसमें जो ना आपके जो मिनिस्टर्स हैं, जो आपके MNAs हैं, MPAs हैं, उन सब ने अपने आए, जैसे आप कह सकते हैं कि परवेज़ खटक का बेटा जो ना इलेक्शन लड़ रहा है, लियाकत खटक का बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, अली अमीन गंडापुर का भाई जो ना इलेक्शन लड़ रहा है, जी, जो आपके डिप्टी स्पीकर है उसका भाई इलेक्शन लड़ रहा है, कि असद कैसर का जो ना भाई मैदान में है, शहराम खान का जो ना डिप्टी स्पीकर के भाई, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहा हूँ, शाहराम खान के चचा जो ना मैदान में, जी, ठीक है। तो
जो मुरूसी सियासत जिस पे तनकीद करती थी, अब उसी मुरूसी सियासत पे चल पड़ी है। दूसरी जो ना, या तो उन्होंने मुरूसी बुनियाद पे टिकट दिए, या फिर उन्होंने जो ना ये देखे कि बंदे जो ना वो माली तौर पे कितना मुस्तहकम है। जैसे मैं आप पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में यहाँ पे जो नज़रियाती कारकुन थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, और एक से एक ऐसे बंदे को, रिजवान मंगश की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके बारे में अमूमी तासुर ये है कि वो तो पेशावर में भी नहीं होता, उसका बिजनेस तो पूरा जो ना दुबई में होता है, और वो अभी अब ये भी कहा जा रहा है कि अभी वो किराए का मकान लेके जो ना इस इलेक्शन के लिए पेशावर आए हुए। तो अब ऐसे बंदे को, और जिसके बारे में ये भी तासुर है कि चूंकि वो शाह फरमान का जो ATM है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि जिस तरह किसी ज़माने में जहांगीर तरीन पे जो ना ये इल्ज़ाम बेचारे पे लगता था कि ये इमरान खान का ATM है, तो इसी तरह अब ये भी कहा जा रहा है, बल्कि PTI वाले अपने ही कह रहे हैं कि जी ये तो चूंकि उसका शाह फरमान का ATM था, तो शाह फरमान ने अपने ATM को जो ना आगे कर लिया और उसके लिए उसको टिकट दिलवा दिया। और उसमें अच्छा, और फिर उसमें आपने ये भी देखने के नीचे जो ना बड़ी रिजेंटमेंट भी है इस वक्त, कारकुनों में जो ना मायूसी भी फैल जाती है, वो बददिल भी हो जाते हैं, और उसके अलावा जो ना फिर ये होता है कि वो दिल से फिर काम भी नहीं करते। उसके लिए एक तो ये अब PTI के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि एक तो महंगाई, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे, वो उसमें जो ना ये कैसे आवाम का सामना करेंगे। दूसरी बात यह कि जब आपके कारकुन भी आपसे नाराज़ हों तो उस सूरत हाल में फिर आपकी हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाती है, या सियासी जमात के लिए, और जैसे यहाँ पे PTI है तो उनके लिए ये बड़ा इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि वो अपने कारकुनों को भी इंटैक्ट रखें जी, और अपने उम्मीदवारों को कामयाब भी कराए। तो उसमें जो ना सबसे बड़े, जैसे कासम अली शाह था, यहाँ पे जाहिद नदीम थे, या यहाँ पे जो ना इरफान सलीम थे, तो ये तो पार्टी का असासा थे, इनकी यहाँ पे जो ना मौजूदगी भी थी। इससे पहले बल्दियाती जो निज़ाम था उसमें उन्होंने अपना किरदार भी अदा किया था। ये हमारे जो थे कामरान मंगश, तो ये भी उसी निज़ाम का हिस्सा थे जी। तो उसमें जो ना इन लोगों की कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन अगर आप ऐसे कि जिनका ताल्लुक बेशक वो है PTI के साथ, लेकिन अगर उनके रूट्स नहीं है यहाँ पे, और वो आवाम के अंदर जो ना उनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं है, और वो कबूलियत और मकबूलियत नहीं है, अच्छा, तो उस सूरत हाल में जो ना फिर आपके लिए ये बड़ा यानी मुश्किल हो जाता है। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि शायद इन मुमकिन है कि यहाँ पे जैसे एक अमूमी तासुर है कि यहाँ के जो बड़े हैं उनके अंदर भी जो ना इख्तिलाफ राय है, और उस इख्तिलाफ राय के नतीजे में यह मुमकिन है कि इन्होंने ये भी कहा कि ये चूँकि इसका रिकमेंडी जो ना वो ये रिकमेंडेड बाय जो ना गवर्नर है, अच्छा, ठीक है, तो अगर इलेक्शन हारता है तो इसका जो ना यानी इसका जो डिस्क्रेडिट है वो जाएगा गवर्नर को। अच्छा। तो मैं यही सवाल अब फिदा खटक साहब से करूंगा कि अगर इस तरह जैसे तारिक साहब ने कहा कि नजरियाती कारकुन न हो तो इंटरनली नीचे जो है ना वो नीचे सतह पे फिर पार्टी के लोग वोट भी शायद नहीं देते होंगे, तो आप फिर क्या कहते हैं कि उसकी पोजीशन फिर कैसी है? मतलब देखिए, ये मुरूसी सियासत किस पार्टी में नहीं है आजकल। आप सिर्फ PTI की बात ना करें, आप दीगर पार्टियां भी देखें, सब में है। नहीं, वो तो सब में ठीक है, है ना? लेकिन PTI वाले पे वो तो मुरूसी सियासत भी है, और ये जो ATM या मालदार लोगों की या साहिब हैसियत लोगों को टिकट देना और नजरियाती लोगों को पीछे धकेलना, ये सब पार्टियों में अब माँ सिवाय जमात इस्लामी की कहाँ आपको नजर आता है। तो ये तो एक हकीकत है। जहाँ तक PTI में नाराज लोगों की वो है, तो ये तो बिल्कुल खुली किताब है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में आप देखें, वहाँ पे इसी वजह से तो वो नाराज हैं। नजरियाती लोग हैं कि वो पीछे रह गए, जिनकी जो खान साहब के साथी रहे हैं, जिनकी इतनी कुर्बानियां हैं, वो सब लोग जो है 25-25 साल से, जो है 20-20 साल से पार्टी में है, लेकिन उनको कभी मौका नहीं दिया जाता, ना सूबाई इलेक्शन में, ना कौमी असम्बली के इलेक्शन में, ना इस तरह कोई निज़ामत की जो बड़ी कोई इलेक्शन हो। और इन मौके पे जो है कोई आ जाता है, कोई बाहर से इंपोर्ट होके आ जाता है और वो टिकट उसको दे दिया जाता है, तो उसके तो नुकसानात भी हैं, लाजमन होंगे, और इस इलेक्शन में भी होंगे। अच्छा तारिक साहब, हमारे पास टाइम भी कम है। ये प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम एक अलग एक छोटा सा मतलब उस पर बात करेंगे। वो ज़ियाउद्दीन साहब जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी थे, जो रोज़नामा डॉन और ट्रिब्यून के एडिटर रहे हैं, आज वो इंतकाल कर गए हैं। 83 साल उनकी उम्र थी और उनका बड़ा नाम था। यानी ये सहाफ़ियों की उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जो जिन्होंने बड़ा जो है ना मेरिट पे काम किया और डेमोक्रेटिक जो निज़ाम था उसके साथ रहे हैं। जो 71 में मतलब मुल्क में क्या हुआ, तो इनका एक ख़ास स्टैंड था इसके ऊपर। तो आप उसके इंतकाल कर गए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए रिफत साहब, मैं कह रहा हूँ कि हमारे साफ़ियों के लिए जो ना, अगर आप ये देखें
तो एक तसलसल आ रहा है। ठीक है, इससे पहले रहीमुल्लाह साहब थे, रहीमुल्लाह साहब से पहले आपने देखे कि हमारे जो ये कोरोना की जो लहर आई थी, इसमें हमारे जितने भी जर्नलिस्ट थे आला पाए के जो थे, तो ज़ियाउद्दीन साहब जो ना, वो तो मेरे ख्याल से मैं ये कह सकता हूँ कि वो तो सहाफ़त के आसमान के एक ऐसा दरख्शिंदा और ताबिंदा सितारे थे कि जिन्होंने जो ना अपनी रोशनी सहाफ़त के हर पहलू में और हर कोने में बिखेर दी थी। ठीक है, फिर आपने ये भी देखा कि उन्होंने जो ना जो जाबिराना और आमिराना रवैये थे, बिल्कुल कैसे जो ना उनके यानी उनके खिलाफ डट के जो ना, बल्कि एक सीसा पिलाई दीवार बन के उनका मुकाबला किया और मुज़ाहिमत, ठीक है ना, और मुज़ाहिमत से, और ये भी सिखाया। मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो नई नस्ल है साफ़ियों को, उन्होंने ये भी सिखाया कि आपने जो ना मुखालिफ वो ख़ास जितनी भी जो ना आप उरूज पे हो या ताकत के किसी अच्छे उस पर जो ना वो मुतमक्किन हो, लेकिन आपने जो ना हमेशा हक की बात करनी और सच की बात करनी है। और यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी सहाफ़त की वो जो क्रीम है और हमारी सहाफ़त की जो खूबसूरती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे जो ना जुदा होती जा रही है। तो बहुत बड़ा सानी हाविया है, बहुत बड़ा आलमी हाविया है हमारे लिए। और मेरे ख्याल से ज़ियाउद्दीन साहब जैसे फिर जो सहाफ़त में उन जैसी शख्सियात होती हैं, वो बड़ी मुश्किल से पैदा होती हैं। और मेरे ख्याल से बिल्कुल मेरे लिए तो नामुमकिन है कि कोई उन जैसा जो ना कोई और जर्नलिस्ट पैदा होगा और वो जो ना उनके वो जो खला होगा उनके उससे इंतकाल से खाली होने वाला, उस खला को वो पुर कर पाए। फिदा खटक साहब, ये जो PFJ की यूनिफिकेशन की जब बात हो रही थी, तो जो कमेटी बनाई गई थी उसमें ज़ियाउद्दीन साहब भी शामिल थे और उसमें रहीमुल्लाह साहब भी थे और उसमें शाहिद साहब भी थे, शाहिद रहमान साहब, और तीनों अब फौत हो चुके हैं। ये दोनों भी जो है ना इससे पहले, यकीनन बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है सहाफ़त के लिए। सहाफ़ियों को मुत्तहिद करने के लिए उन्होंने कोशिश की और ये पेशावर में हुई थी। हमारी खुशकिस्मती कि हम उसके होस्ट रहे हैं और उन्होंने बड़ी कोशिश की। आखिरी वक्त तक उनकी ये एक ख्वाहिश थी कि ये सहाफ़ी जो है मुत्तहिद रहे, लेकिन वो ये ख्वाहिश जो है वो उम्मीद दिल में लेके चले गए यहाँ से। ये बहुत बड़ा लॉस है सहाफ़ी के लिए। तो आप ज़ियाउद्दीन साहब की जो सहाफ़त है, अभी आप बात कर रहे थे कि वो उसने मज़ाहमती से सहाफ़त जी को, बिल्कुल, देखें ज़ियाउद्दीन साहब पाकिस्तान में मज़ाहमती सहाफ़त के बानियों में से थे और उनका नाम जब भी तारीख़ में लिखा जाएगा तो इस हवाले से उनकी जो खिदमात हैं, उन्होंने हर जाबिर और हाकिम के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की और बड़े धड़ल्ले से उन्होंने चाहे वो लेफ्ट के सियासतदान हो या राइट के सियासतदान हो या चाहे जिसकी हुकूमत हो, मार्शलाई हुकूमत हो या सियासी हुकूमत, उन्होंने हमेशा जो है हक की बात की और मज़ाहमत का एक इस्तिआरा बन गए थे। जनाब तारिक आफाक साहब, जनाब फिदा खटक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की। आखिर में हमने सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन साहब जो अब हम में नहीं रहे उसके बारे में बात की। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।